चलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस एमटीएस के प्रीवियस सीरीज में। आज का जो वीडियो है वो हमारा 4/9/2023 यानी कि 4 सितंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया सारे जीके जीएस के 25 क्वेश्चनों का वीडियो है। आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग में से बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये 2024 के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से समझना और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुआ और नोआ मुंडी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है गुआ और नोआ मुंडी जो खदान है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये खदान है जो किस चीज़ का खदान है, तो ये लौह अयस्क का खदान है, जहाँ पे लौह अयस्क है जो निकाले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन जो है वो जनवरी 2023 में हुआ है। जनवरी 2023 में हुआ है। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो इसमें टोटल जो सीट है वो 20,011 सीट है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल सीट कितना है इसमें? 20,011 सीट है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन की इसकी बात की जाए तो ओडिशा के राउरकेला सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। और पाकिस्तान में इसमें टोटल सीट कितना है? 45,000 है टोटल सीट, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश जो कि दूसरा संशोधन विधेयक था 2022 का, ये दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। तो बताना कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था, तो ये आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता जिसको लो लाइट विजन बोला जाता है, और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आप सभी को पता है कि हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता कौन है? विटामिन ए बढ़ाता है। अच्छा, बात कर ले विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो सोर्स है, क्या क्या हमें खाने से विटामिन ए मिलता है? तो जो भी हरी साग सब्जियां हैं उन्हें खाने से या गाजर खाने से हमें विटामिन ए का अमाउंट है जो हमारे शरीर में पूर्ति होता है। अगर बात कर ले विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी एक नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है, कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो एग्जाम में पूछता है, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए की रासायनिक जो है नाम है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है विटामिन के का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग फाइटोनोडियोन कहते हैं। मैं अगर लिख दूं तो इसको क्या बोलते हैं? फाइटो, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से, ये आता है क्वेश्चन में, नोडियोन। तो ये हो गया इसका फाइटोनोडियोन इसको कहते हैं। और विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 का जो होता है इसको फॉलिक एसिड कहते हैं, और B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। तो ये सब का आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता? ये जो पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप था ये किस देश को, मतलब किस देश को हरा करके जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है।
और ये हुआ कब था, तो जून 2023 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये जापान के काकामिगाहारा में हुआ था, जिसमें हमारा भारत जो है वो दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के कौन सा महीना के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? जो हिंदू महीना है उसमें कौन से महीना के दिन है जो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो है ये बैसाख के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अच्छा, ये बुद्ध पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है? तो जो बुद्ध धर्म है उसमें गौतम बुद्ध जो है उनकी जन्म और उनकी मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये उनके लिए काफी ये शुभ दिन माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा। और पूर्णिमा का दिन जो हो गया वो बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलज नदी पे स्थित है। और ये एक सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सतलज नदी पे है। और इसी पे भाखड़ा जो बांध है इसी नदी पे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात कर ले कि भाखड़ा जो नागल परियोजना है ये कौन से राज्यों को लाभान्वित करता है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को ये लाभान्वित करने का काम करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, जो निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो बताना है कि उसमें से कौन सा ये ऑप्शन में से नहीं है। तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ये सभी जो है ये निर्देशक सिद्धांतों के 3 व्यापक श्रेणियां हैं, जबकि जो सत्तावादी है ये इसकी श्रेणियों में नहीं काउंट होता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये हमारा है हिंद महासागर। तो ये वाला जितना भी ये वाला पोर्शन है ये सारा पोर्शन किस में आता है? हिंद महासागर में आता है। और ये है अरब सागर। तो अरब सागर की अगर बात की जाए तो ये हिंद महासागर का विस्तार इसको कहा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हिंद महासागर, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो अरब सागर है ये हिंद महासागर का विस्तार इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैप में देख ले तो अरब सागर है कहाँ? तो ये हिंद महासागर हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है और अरब सागर जो है हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है। और ये पूरब की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा में संपर्क में आने के लिए आते हैं तो सेकेंड में वो धूमित हो जाते हैं, मतलब वो जलने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है हवा से कौन है? सोडियम। तो सोडियम का आपको याद रखना है, सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। एक और नाम आपको याद रखना है पोटेशियम। ये भी क्या होता है जिसका पोटेशियम, अच्छा सोडियम का जो संकेत है वो Na होता है और एक हो गया पोटेशियम। अगर बात करें पोटेशियम का तो इसका जो संकेत होता है क्या होता है? इसका K होता है। और ये भी है जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। 11 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है, जो कि सांची का स्तूप है जो बौद्ध काल का क्या है? सबसे पुराना स्तूप है, ये आपको याद रखना है। और ये सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य काल का जो शासक था अशोक ने करवाया था। तो ये आपको ये भी चीजें याद रखना है। और अगर बात कर ले तो अगर इसकी बात कर ले तो इसमें लगभग टोटल 8400 स्तूप बनाए गए थे। और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ जो है अशोकावदान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। इसका जो पता कब चला? तो इसका पता चला था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में इसका खोज हुआ। कौन किया था? तो जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो अगर बात कर ले ये सभी चीजें की तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात कर ले धमेक स्तूप तो ये गुप्त काल का है, ये सारनाथ का है। कहाँ का है? सारनाथ का धमेक स्तूप है।
और अगर बात कर ले महाबोधि, तो ये कहाँ पे है, तो महाबोधि जो है वो बोध गया में स्थित है। और जो केसरिया स्तूप है ये आपका पूर्वी चंपारण में है, बिहार के पूर्वी चंपारण में। और ये बोध गया महाबोधि कहाँ है, बिहार के गया में स्थित है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो पहुंच है, ये एक सूक्ष्म वित्त संस्थान का आयाम है, ये आपको देखना है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो नटवरी नृत्य है ये कथक से संबंधित है। बोल सकते हैं ये नटवरी नृत्य जो है कथक से ही आया है। अच्छा, ये कथक नृत्य जो है ये राधा कृष्ण का रास लीला से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, जो कृष्ण थे उनका नाम नटवर भी नाम था, तो इसलिए इस नृत्य का नाम नटवरी भी नृत्य भी कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जो माना जाता है कि जो भगवान कृष्ण है वो कालिया के नाग के फन पे जो डांस किए थे वो नटवरी नृत्य ही उसको भी कहा जाता है। वित्तीय वर्ष क्या है, तो ये आपको बताना है। वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो सरकार के लिए सरकार के लिए रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष को वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष जो हमारे भारत में कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो साल होता है, ये टोटल 1 साल का ड्यूरेशन हमारा वित्तीय वर्ष में काउंट होता है। अच्छा, इस वित्तीय वर्ष का डिस्कशन किस में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 112 में इस वित्तीय वर्ष का डिस्कशन किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ड्यूरेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जिसके बेसिकली जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो है जो भारत का बजट पेश करते हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। 15 नंबर, पुरुष हॉकी खेल में बॉल का भार कितना होता है। तो बॉल का जो भार होता है पुरुष हैंडबॉल खेल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का जो भार होता है वो होता है 425 से 475 ग्राम। अच्छा, स्त्री स्त्री का जो हैंडबॉल खेल होता है इसमें कितना वजन होता है, तो उसका होता है 325 से लेकर के 375 ग्राम का होता है, ये भी आपको याद रखना है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। अच्छा, ये किसके किसके बीच हुआ था। अच्छा, पूरा डेट की बात कर ले तो 14 जनवरी 1761 में यह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जो अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था, जिसमें जो है आपको बता दें कि मराठों को पराजित कर दिया था कौन, अफगानों ने। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जिस समय ये युद्ध हो रहा था उस समय जो पेशवा बाजीराव का पुत्र था जिसका नाम था विश्वास राव, और उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सदाशिव राव भाव, ये दोनों की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इस युद्ध में मराठों की हार के कारण जो बीमार रहे जो पेशवा था उसका जून 1761 में मृत्यु हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। अगर बात कर ले यहाँ पे 1751 में, तो 1751 में क्या था, तो ये याद रखना है चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बना था, और इसमें भी याद रखना है। और 86 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें 1786 में, तो कॉर्नवालिस पहली बार गवर्नर जनरल बना था। और 1707 की अगर बात करें तो 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये भी डेट आपको याद रखने हैं। मेघालय की कौन सी जनजाति का जो है काशाद मस्ती है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खासी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। जो अनटचेबल उपन्यास था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये अनटचेबल जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा जाने वाला एक उपन्यास है। अच्छा, प्रेमचंद की अगर बात करें तो प्रेमचंद के लिखा जाने वाला बहुत सारा उपन्यास है, इसमें से कुछ आपको याद रखना है, जैसे सेवा सदन, सेवा सदन, और इनका बहुत फेमस है गोदान, और एक और आप लिख लीजिए कफन।
ये सभी इनका फेमस है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करें तो आनंद मठ, आनंद मठ याद रखना है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सीता एन अल्ट्रा ट्रेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक जो है इसका आंसर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ और भी इसका इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है उसमें से भी आपको याद रखना है। अगर बात कर ले रविंद्र सिंह की, तो इनके द्वारा लिखा गया था राइट मी अ लव स्टोरी, इनके द्वारा लिखा गया है। और दुर्योदत्ता के द्वारा अगर बात करें तो अ एज ऑफ एटर्निटी इनके द्वारा लिखा गया है। और अमीश त्रिपाठी की अगर बात कर ले तो रामायण एनिमी ऑफ आर्यव्रत, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। तो दोनों संसद का जो चुनाव होता है वो जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो भारत के जो दोनों सदन हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका अगर बात कर ले किस अनुच्छेद में डिस्कशन है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 324 का ए। तो ये भी याद रखना है, 324 का एक में इसका डिस्कशन है कि इसका जो दोनों का जो ये चुनाव होगा वो जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। निर्वाचन आयोग का स्थापना क्या हुआ था? 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा दरी। दरी जो है ये अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, अगर बात कर ले वर्मी, वर्मी कहाँ का है? तो ये म्यांमार का, म्यांमार का ये है वर्मी, ठीक है। और अगर बात कर लें सिंहला, तो सिंहला जो है श्रीलंका का, श्रीलंका का ये सिंहला जो है प्रीवियस ईयर में, पिछले ईयर में भी पूछा है, ठीक है। और अगर बात करें जोंखा, तो जोंखा है भूटान का। इसका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो पंडित रविशंकर का नाम मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, इनका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका आंसर याद रखना है सितार। ये पंडित रविशंकर जो हैं ये दुनिया में सितार बजाने के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, इनका जो मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 2012 में इनका मृत्यु हो गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर ले सरोद का, तो सरोद वादक का नाम आपको याद रखना है। मैं बोल दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझ करके याद रखना है, ठीक है। अगर इसका पूरा डिटेल चाहते हैं और भी संगीत के वादक का, तो वो दूसरे वीडियो में बताया गया, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर सरोद वादक की बात करें तो जो अमजद अली खान है वो, और अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। और मोहन बीना वादक की बात कर ले तो विश्व मोहन भट्ट, सतीश खान बिलकर, ये सभी आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कुचिपुड़ी के नर्तक कौन है हमारा? आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पद्माजा रेड्डी। तो इसका नाम याद रखना है इनका, पद्मजा रेड्डी जो है, जो कि तेलंगाना का है, जिन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाने वाला है। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम भी किए हैं। ये कुचिपुड़ी नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से कुचिपुड़ी नृत्य शैली को सिखाने का भी काम करने वाले भारत की पहली जो है कुचिपुड़ी नर्तकी बन चुकी है। अब याद कर लेते हैं थोड़ा पद्मश्री का। तो हर जो वर्ष 2022 में और भी कुछ लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका आपको नाम याद रखना है। जैसे एक है केवी रविया, जिनको सामाजिक कार्य में दिया गया था। और ये भी हो गया केवी रविया, इनको भी दिया गया था सामाजिक कार्य में, ठीक है। और हो गया विद्यानंद
सारेक, विद्यानंद सारेक जो है इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और डॉक्टर बीरा स्वामी सेसैया जो है इनको दिया गया था किस क्षेत्र में, तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, उसी साल 2022 में। 24 नंबर क्वेश्चन, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो शंभू महाराज ये कथक के फेमस हैं, और ये किस घराने से ये आपको बताना है। तो शंभू महाराज जो है वो लखनऊ से संबंधित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप ये सभी वीडियो को सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।